नमस्ते, वेलकम टू किताब वाइब्स। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और मैं कहूँगा आजकल के लिए बहुत ज़रूरी किताब पर बात करने वाले हैं। किताब का नाम है द राइचस माइंड, व्हाई गुड पीपल आर डिवाइडेड बाय पॉलिटिक्स एंड रिलीजन, और इसे लिखा है जोनाथन हाइट ने। नमस्ते। हाँ, ये किताब वाकई आंखें खोलने वाली है। बिल्कुल, और सवाल भी वही उठाती है जो हम सब शायद रोज़ महसूस करते हैं ना, हाँ, कि भाई अच्छे भले लोग, समझदार लोग, राजनीति या धर्म की बात आती इतने ज्यादा बंट क्यों जाते हैं? ऐसा क्यों होता है कि हम एक दूसरे की बात समझ ही नहीं पाते? बिल्कुल जैसे दो अलग अलग ग्रहों पर रह रहे हो और हर किसी को लगता है कि बस वो ही सही है। हाँ, तो ये किताब इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करती है। ये हमारी नैतिकता, हमारे सही गलत के बोध की जड़ तक जाती है। जी बिल्कुल, ये समझने की कोशिश करती है कि ये मोरालिटी आखिर काम कैसे करती है और कैसे, मतलब ये हमें एक तरफ तो जोड़ती है पर दूसरी तरफ हमें दूसरों के नजरिए के लिए अंधा भी बना देती है। कमाल की बात है ये। हाँ, और लेखक का इरादा, जैसा उन्होंने कहा है, वो डराना नहीं है, बल्कि वो चाहते हैं कि हम इस गुस्से और विभाजन से थोड़ा हटकर थोड़ी जिज्ञासा से देखें, समझें कि ये सब हो क्यों रहा है। सही। और किताब का एक जो सेंट्रल आइडिया है वो ये है कि नैतिकता सिर्फ नुकसान पहुंचाने या न पहुंचाने तक सीमित नहीं है। मतलब हार्म और फेयरनेस बस यहीं तक नहीं है। अच्छा। हाँ, इसका दायरा कहीं ज्यादा बड़ा है और इसकी जड़ें हमारे लाखों साल के विकास के सफर में हैं। और ये जो जटिलता है यही हमारे मतभेदों का एक बड़ा कारण है। दिलचस्प। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, ये नैतिकता आती कहाँ से है? किताब में एक हाथी और सवार वाली बात है, वो क्या है? हाँ, ये एक बहुत पावरफुल मेटाफर है। किताब कहती है कि हमारा दिमाग एक हाथी और उसके ऊपर बैठे सवार जैसा है। हाथी और सवार? हाँ, हाथी है हमारा सहज ज्ञान, हमारी भावनाएं, हमारी गट फीलिंग्स, इंट्यूशंस, और सवार है हमारा तर्क, हमारा सोचने समझने वाला हिस्सा, रीजनिंग। ठीक है, तो हम तो यही सोचते हैं कि सवार यानी तर्क हाथी को चलाता है, हम सोच समझकर फैसले लेते हैं। हाँ, ज्यादातर लोग यही मानते हैं, लेकिन लेखक और उनसे पहले डेविड ह्यूम जैसे दार्शनिक वो कहते हैं कि असल में ज्यादातर समय हाथी ही तय करता है कि किधर जाना है। ओह, अच्छा। हाँ, और सवार का काम अक्सर बस पीछे पीछे चलना और ये बताना होता है कि हाथी सही रास्ते पर जा रहा है। मतलब वो हाथी के फैसलों को जस्टिफाई करता है, उसके लिए तर्क गढ़ता है। मतलब भावनाएं या अंतर्ज्ञान पहले आता है और तर्क बाद में उसको डिफेंड करने के लिए। बिल्कुल, रीजन इज द सर्वेंट ऑफ द पैशंस। हमारी गट फीलिंग पहले आती है और तर्क उसको समझाने या दूसरों को मनाने के काम आता है। इसका कोई उदाहरण है? कैसे पता चलता है ऐसा होता है? हाँ, किताब में नैतिक भौचक्केपन या मॉरल डम फाउंडिंग का जिक्र है। मॉरल डम्बफाउंडिंग? हाँ, मतलब ऐसी स्थितियां जहां लोगों को अंदर से पक्का पता होता है कि कोई चीज गलत है, पर वो ठीक ठीक बता नहीं पाते कि क्यों गलत है, खासकर जब कोई सीधा नुकसान ना हो रहा हो। जैसे किताब में एक कहानी है भाई बहन की जो आपसी सहमति से शारीरिक संबंध बनाते हैं पूरी सावधानी बरतते हुए, या कोई अपने मरे हुए पालतू कुत्ते को पकाकर खा ले, या कोई पुराने राष्ट्रीय झंडे से पोंछा लगा दे। ओह, हाँ, सुनने में ही अजीब लग रहा है। बिल्कुल। ज्यादातर लोग तुरंत कहेंगे नहीं, ये गलत है, पर जब उनसे पूछा जाए कि क्यों गलत है, क्या नुकसान हुआ, तो वो अटक जाते हैं। वो कहेंगे बस गलत है, पता नहीं क्यों, पर है गलत। हाँ हाँ, समझ रही हूँ। मतलब उनका हाथी, उनका अंतर्ज्ञान फैसला कर चुका है, सवार के पास शब्द नहीं है। एग्जैक्टली। इसे ही सामाजिक अंतर्ज्ञानवादी मॉडल कहा गया है। इंट्यूशंस कम फर्स्ट, स्ट्रेटेजिक रीजनिंग सेकंड। हमारा तर्क सच्चाई खोजने के लिए उतना नहीं बना है जितना सामाजिक खेल खेलने के लिए बना है, अपनी इज्जत बचाना, दूसरों को अपनी तरफ करना। तो फिर अगर किसी का मन बदलना है किसी मुद्दे पर, तो सिर्फ तर्क देने से, फैक्ट्स बताने से शायद काम ना चले? हाँ, शायद ज्यादा नहीं। आपको उसके सवार से नहीं, उसके हाथी से बात करनी होगी। मतलब उसकी भावनाओं, उसके अंतर्ज्ञान, उसकी गट फीलिंग्स तक पहुंचना होगा। सहानुभूति दिखानी होगी, कहानियां सुनानी होंगी, शायद सम्मान देना होगा। ये तो सोचने का बिल्कुल नया तरीका है। ठीक है, तो ये अंतर्ज्ञान, ये भावनाएं आती कहाँ से हैं? क्या हम पैदा ही होते हैं इनके साथ या सीखते हैं? अच्छा सवाल है। पुरानी सोच जैसे पियाजे या कोलबर्ग की थी, वो मानती थी कि बच्चे धीरे धीरे तर्क करना सीखते हैं, खासकर नुकसान, हानि के बारे में, और उससे नैतिकता विकसित होती है। हाँ,
मैंने कोलबर्ग के नैतिक विकास के चरणों के बारे में पढ़ा है। रोल टेकिंग, दूसरों की जगह खुद को रखकर सोचना। जी, पिट्यूरियल जैसे मनोवैज्ञानिकों ने कहा कि बच्चे बचपन से ही नैतिक नियमों जैसे मारना पीटना गलत है और सामाजिक रिवाजों जैसे कपड़े कैसे पहनने हैं में फर्क करना सीख जाते हैं। उनके लिए नैतिकता की जड़ नुकसान ही था। तो ये सब नुकसान पर ही फोकस कर रहे थे? हाँ, ज्यादातर। लेकिन फिर रिचर्ड श्वेतर जैसे मानव विज्ञानी आए। उन्होंने भारत में, उड़ीसा में और अमेरिका में तुलनात्मक अध्ययन किए। और उन्होंने क्या पाया? उन्होंने पाया कि नैतिकता हर जगह एक जैसी नहीं है, खासकर जो वियर्ड समाज है। वियर्ड? ये क्या है? ये एक एक्रोनिम है, वेस्टर्न, एजुकेटेड, इंडस्ट्रियलाइज्ड, रिच, डेमोक्रेटिक। मतलब पश्चिमी, पढ़े लिखे, औद्योगिक, अमीर और लोकतांत्रिक समाज। श्वेतर ने पाया कि इन समाजों में नैतिकता का दायरा काफी संकुचित है। संकुचित? मतलब ये ज्यादातर व्यक्ति की स्वायत्तता या ऑटोनॉमी पर केंद्रित है कि किसी को नुकसान न पहुंचे, हार्म, और सबके साथ निष्पक्ष व्यवहार हो, फेयरनेस। बस। अच्छा, और भारत जैसे गैर वेयर्ड समाजों में? वहां नैतिकता का दायरा बहुत बड़ा था। व्यक्ति की स्वायत्तता के अलावा दो और महत्वपूर्ण आयाम थे, समुदाय और दिव्यता, पवित्रता। समुदाय और दिव्यता, ये क्या है? समुदाय का मतलब है समूह के प्रति कर्तव्य, अपनी भूमिका निभाना, सम्मान बनाए रखना। दिव्यता का मतलब है पवित्रता, शुद्धता, ईश्वर या प्राकृतिक व्यवस्था का सम्मान करना। तो मतलब उड़ीसा में लोगों के लिए सिर्फ किसी को चोट पहुंचाना ही अनैतिक नहीं था? सही। उनके लिए अपने से बड़ों का अनादर करना, अपने पारिवारिक कर्तव्य न निभाना या कोई अपवित्र काम करना, जैसे मासिक धर्म के दौरान मंदिर जाना या विधवा का कुछ खास तरह का खाना, ये सब भी अनैतिक माना जा सकता था, भले ही उससे किसी दूसरे व्यक्ति को कोई सीधा नुकसान न हो रहा हो। ओह, ये तो बिल्कुल अलग नजरिया है। लेखक ने भी इस पर कुछ काम किया? हाँ, हाइट ने खुद ब्राजील और अमेरिका, फिलाडेल्फिया में स्टडी की। उन्होंने पाया कि सामाजिक वर्ग और संस्कृति का नैतिक निर्णयों पर गहरा असर पड़ता है। कम आय वर्ग के लोग या ब्राजीलियन लोग अक्सर ऐसे कामों को भी गलत मानते थे जिनमें कोई नुकसान नहीं हो रहा था, क्योंकि उन्हें घृणा या अनादर महसूस होता था। तो ये सब क्या दिखाता है कि नैतिकता सिर्फ तर्क या नुकसान की समझ से नहीं आती? बिल्कुल, ये दिखाता है कि नैतिकता में हमारी गहरी सहज भावनाएं, इन्नेट इंट्यूशंस, और हम अपनी संस्कृति से जो सीखते हैं, कल्चरल लर्निंग, दोनों का बहुत बड़ा हाथ है। ये सिर्फ दिमाग नहीं, दिल और पेट का भी मामला है। ठीक है, तो नैतिकता सिर्फ हार्म फेयरनेस नहीं है और ये सहज ज्ञान पर आधारित है। अब किताब एक और कदम आगे जाती है और कहती है कि नैतिकता की 6 नींव हैं, जैसे जीभ पर स्वाद कलिकाएं होती हैं। हाँ, ये दूसरा बड़ा आइडिया है। जैसे हमारी जीभ कुछ बुनियादी स्वाद पहचान सकती है, मीठा, खट्टा, नमकीन, कड़वा, उमामी, वैसे ही हमारे मन में नैतिकता के कुछ बुनियादी चैनल या नींव हैं, फाउंडेशंस। हाँ। और ये कहाँ से आई? ये लाखों सालों में विकसित हुई क्योंकि हमारे पूर्वजों को बार बार कुछ खास तरह की सामाजिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता था। ये नींव हमें उन चुनौतियों को पहचानने और उन पर तुरंत प्रतिक्रिया देने में मदद करती हैं। ये सहज ज्ञान की तरह है। 6 हैं, कौन कौन सी? पहली है देखभाल नुकसान, केयर हार्म। ये दूसरों के दुख, दर्द, जरूरत के प्रति संवेदनशीलता है। खासकर बच्चों और कमजोरों की देखभाल करने की जरूरत से ये विकसित हुई। ठीक है, ये तो समझ आता है। हाँ। उदारवादी शायद इसे बहुत महत्व देते हैं। हाँ, बिल्कुल। दूसरी है निष्पक्षता धोखा, फेयरनेस चीटिंग। ये आपसी सहयोग, लेन देन और धोखे से बचने की जरूरत से जुड़ी है। इसमें न्याय, अधिकार, बराबरी और अनुपात कि किसे क्या मिलना चाहिए, ये सब आता है। इसमें उदारवादी और रूढ़िवादी अलग सोचते हैं शायद। हाँ, उदारवादी इसे अक्सर बराबरी, इक्वालिटी के नजरिए से देखते हैं, जबकि रूढ़िवादी आनुपातिकता पर ज्यादा जोर देते हैं कि जिसने जितनी मेहनत की उसे उतना फल मिले, कर्म का सिद्धांत वगैरह। तीसरी है स्वतंत्रता, उत्पीड़न। ये दबंगई, जोर जबरदस्ती के खिलाफ खड़े होने की जरूरत से आई है। जब कोई हमें दबाने की कोशिश करता है तो हमें गुस्सा आता है, प्रतिक्रिया होती है। ये भी दोनों के लिए अलग मतलब रखती होगी? बिल्कुल। उदारवादियों के लिए ये अक्सर सत्ता या शक्तिशाली समूहों द्वारा किए जा रहे उत्पीड़न के खिलाफ लड़ाई है। रूढ़िवादियों और खासकर मुक्तिवादियों के लिए ये अक्सर सरकार की दखलंदाजी या नियंत्रण के खिलाफ आवाज है। ठीक है, ये 3 तो फिर भी काफी जानी पहचानी लग रही हैं, केयर, फेयरनेस, लिबर्टी। बाकी 3 कौन सी हैं? बाकी 3 वो हैं जिन्हें श्वेतर ने कम्युनिटी और डिविनिटी से जोड़ा था
और जो अक्सर रूढ़िवादियों के गैर वैध समाजों के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। चौथी है वफादारी विश्वासघात। वफादारी। हाँ, समूह बनाकर रहने, अपनी टीम, अपने समुदाय, अपने देश के प्रति वफादारी रहने, एकजुट होने और जरूरत पड़ने पर बलिदान देने की भावना। देशद्रोही या गद्दार कौन है, ये सवाल इसी से जुड़ा है। रूढ़िवादी से बहुत महत्व देते हैं। अच्छा, पांचवी है अधिकार विद्रोह। ये सामाजिक व्यवस्था, परंपराओं, संस्थानों और वैध अधिकारियों जैसे माता-पिता, शिक्षक, कानून का सम्मान करने से जुड़ी है। ये सिर्फ ताकत की बात नहीं, बल्कि व्यवस्था, स्थिरता और जिम्मेदारी बनाए रखने की बात है। अराजकता और विद्रोह के खिलाफ रूढ़िवादी इसे भी काफी महत्व देते हैं। और छठी है पवित्रता, अपमान-थान, सैंक्टिटी डेग्रेडेशन। इसकी जड़ें शायद बीमारियों, परजीवियों और खराब खाने से बचने की जरूरत में है, लेकिन ये विकसित होकर पवित्रता, शुद्धता, दिव्यता और घृणा की भावनाओं से जुड़ गई। शरीर को मंदिर मानना बनाम खेल का मैदान। कौन सी चीजें पवित्र हैं जिन्हें अपवित्र नहीं करना चाहिए? ये धर्म और रूढ़िवादी विचारों में बहुत महत्वपूर्ण है। पवित्रता, उदारवादी भी इसका इस्तेमाल करते हैं क्या? हाँ, करते हैं, पर शायद अलग तरह से, जैसे खाने की शुद्धता, ऑर्गेनिक फूड, पर्यावरण की पवित्रता, इन मुद्दों पर। तो ये 6 नींव हो गई: केयर, फेयरनेस, लिबर्टी, लॉयल्टी, अथॉरिटी, सैंक्टिटी। और सभी समाजों में ये होती हैं, पर जोर अलग-अलग पर होता है। बिल्कुल। वेआईआर्ड समाज मुख्य रूप से पहले 3 पर टिके हैं, जबकि ज्यादातर रूढ़िवादी और दुनिया के बाकी समाज इन सभी 6 का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए उनका नैतिक दायरा, उनका मॉरल मैट्रिक्स ज्यादा व्यापक होता है। ये बात तो राजनीतिक बहसों को समझने में बहुत मदद कर सकती है। एक पक्ष शायद सिर्फ केयर और फेयरनेस की बात कर रहा हो, और दूसरा लॉयल्टी और अथॉरिटी की भी। एग्जैक्टली। दोनों अपनी अपनी नैतिक भाषा बोल रहे होते हैं और एक दूसरे को समझ नहीं पाते। कमाल है। अब किताब के तीसरे बड़े हिस्से पर आते हैं। नैतिकता हमें जोड़ती है और अंधा भी बनाती है। और यहाँ एक और मजेदार रूपक है। हम 90% चिंपैंजी और 10% मधुमक्खी हैं। हाँ, इसका मतलब है कि हम दोहरे स्वभाव के हैं। 90% समय हम अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए काम करते हैं, जैसे चिंपैंजी। इसे कहते हैं व्यक्तिगत चयन, इंडिविजुअल सिलेक्शन। ठीक है, ये तो डार्विन वाली बात है। हाँ, लेकिन लेखक तर्क देते हैं कि हमारे अंदर 10% मधुमक्खी वाला गुण भी है। यानी हम कभी-कभी अपने समूह के लिए पूरी तरह निस्वार्थ हो सकते हैं, एकजुट होकर काम कर सकते हैं, जैसे मधुमक्खियां अपने छत्ते के लिए करती है। इसे कहते हैं समूह चयन, ग्रुप सिलेक्शन। समूह चयन। पर मैंने सुना था कि विकासवाद में इसे लेकर काफी विवाद है कि चयन तो जीन या व्यक्ति के स्तर पर होता है। हाँ, विवाद रहा है और कई जीव विज्ञानी इसे नहीं मानते, लेकिन हेट इसके पक्ष में जोरदार तर्क देते हैं, खासकर मानव विकास के संदर्भ में। वो कहते हैं कि हमारे पूर्वज समूहों में रहते थे और इन समूहों के बीच मुकाबला होता था। जिन समूहों में आपसी सहयोग, वफादारी और एकजुटता ज्यादा थी, वो दूसरे समूहों पर हावी हो गए। तो मतलब जिन समूहों के लोग मधुमक्खी की तरह व्यवहार कर सकते थे, वो ज्यादा सफल हुए। हाँ, लेखक इसके समर्थन में कई बातें रखते हैं, जैसे विकास में होने वाले बड़े परिवर्तन, मेजर ट्रांजिशंस, जहां छोटी इकाइयां मिलकर बड़ी इकाई बनाती हैं। इंसानों की मिलकर काम करने की अनोखी क्षमता, शेयर्ड इंटेंशनैलिटी, जीन और संस्कृति का सहविकास, जीन कल्चर कोएवोल्यूशन, जहां हमारी संस्कृति ने हमारे जीन को समूहवादी व्यवहार के लिए चुना, और ये कि विकास बहुत तेजी से भी हो सकता है। ठीक है, मान लिया कि हमारे अंदर समूहवादी बनने की क्षमता है, पर ये मधुमक्खी मोड ऑन कब होता है? कोई स्विच है क्या? हाँ, लेखक इसे मधुमक्खी का स्विच, हाइव स्विच कहते हैं। कुछ खास अनुभव हमें हमारे रोज के मैं से निकालकर हम वाली भावना में ले जाते हैं। जैसे एक साथ चलना या नाचना, मस्कुलर बॉन्डिंग, या प्रकृति में कुछ विशाल और सुंदर देखकर विस्मय महसूस करना, ऊंचे पहाड़, तारों भरा आसमान, या फिर धार्मिक या आध्यात्मिक अनुभव। कभी-कभी कुछ खास दवाएं भी, रेव पार्टीज का भी जिक्र है। इन पलों में हम खुद को भूलकर एक बड़े समूह का हिस्सा महसूस करते हैं। और इसके पीछे कोई बायोलॉजी भी है, हार्मोन्स वगैरह? हाँ, बिल्कुल। ऑक्सीटोसिन हार्मोन, जिसे लव हार्मोन भी कहते हैं, हमें अपनों से जोड़ता है,
हालांकि ये हमें दूसरों के प्रति ज्यादा शक्की भी बना सकता है। पैरोकियल अल्ट्रुइज्म और मिरर न्यूरॉन्स हमें दूसरों की भावनाओं को समझने और उनकी नकल करने में मदद करते हैं, जिससे समूह में तालमेल बढ़ता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम अपने ऑफिस, अपनी टीम या अपने समुदाय को ज्यादा एकजुट, ज्यादा मधुमक्खी जैसा बना सकते हैं, जानबूझकर। हाँ, लेखक का यही मानना है। समानता पर जोर देकर, शायद विविधता पर कम जोर देकर, तालमेल वाली गतिविधियां, सिंक्रोनी इस्तेमाल करके और समूहों के बीच थोड़ी स्वस्थ प्रतिस्पर्धा पैदा करके। ये तो संगठनों के लिए बड़े काम की बात हो सकती है। अब इसी से जुड़ा सवाल आता है धर्म का। नास्तिकता की नई लहर, न्यू एथीस्ट, धर्म को अक्सर सिर्फ गलत विश्वासों का समूह मानती है जो नुकसानदेह है, पर यह किताब इसे अलग नजरिए से देखती है। जी हाँ, किताब धर्म को सिर्फ व्यक्तिगत विश्वास के तौर पर नहीं देखती, बल्कि समाजशास्त्री एमिल दुर्खीम के नजरिए से देखती है कि धर्म मुख्य रूप से सामूहिक प्रथाओं, रिचुअल्स का समूह है जो एक समुदाय को आपस में जोड़ता है। सामूहिक प्रथाएं मतलब पूजा पाठ, त्योहार। हाँ, ये चीजें सामूहिक उत्साह पैदा करती हैं, वो जुड़ाव, वो ऊर्जा जो लोग साथ मिलकर कुछ करते हुए महसूस करते हैं। ये हम की भावना को मजबूत करता है। तो फिर सवाल उठता है, क्या धर्म सिर्फ हमारे दिमाग का एक बाई प्रोडक्ट है या ये खुद एक अनुकूलन है जिसने हमें समूह के तौर पर ज्यादा सफल बनाया? इस पर भी बहस है। कुछ मानते हैं कि ये सांस्कृतिक विकास है। जिन समाजों ने ऐसे भगवान बनाए जो सहयोग पर नजर रखते थे और सजा देते थे, वो ज्यादा टिक पाए। दूसरे मानते हैं कि ये जीन संस्कृति का मिला-जुला विकास है, जहां धार्मिक समूहों ने अनुनांशिक रूप से भी फायदा उठाया क्योंकि वो ज्यादा एकजुट और मजबूत थे। भगवान एक तरह से मेपोल की तरह है, जिसके चारों ओर घूमकर समुदाय बनता है। क्या इसका कोई सबूत है कि धार्मिक समूह ज्यादा सहकारी होते हैं? हाँ, कई स्टडीज हैं। जैसे रिचर्ड सोर्सेस ने अमेरिका में 19वीं सदी के कम्यून्स का अध्ययन किया और पाया कि जो धार्मिक थे वो ज्यादा समय तक चले। ट्रस्ट गेम्स में भी देखा गया है कि लोग अपने ही धार्मिक समूह के लोगों पर ज्यादा भरोसा करते हैं। और पुटनम और कैंपबेल की किताब अमेरिकन ग्रेस का भी जिक्र है। हाँ, वो दिखाती है कि अमेरिका में जो लोग नियमित रूप से धार्मिक गतिविधियों में हिस्सा लेते हैं वो ज्यादा दान करते हैं, ज्यादा स्वयं सेवा करते हैं, और सिर्फ अपने समूह के लिए नहीं बल्कि बाहर वालों के लिए भी। पर ये उनके विश्वासों के कारण है या जुड़ाव के कारण? किताब कहती है कि ये उनके आपसी जुड़ाव, उनके सामाजिक नेटवर्क और समूह गतिविधियों के कारण ज्यादा है, बजाय इसके कि वो मानते क्या हैं। बिलोंगिंग मैटर्स मोर देन बिलीविंग। जुड़ाव ज्यादा मायने रखता है, विश्वास से भी ज्यादा। तो धर्म एक तरह से समूहवाद को, राष्ट्रवाद को भी मजबूती दे सकता है, अंदरूनी समूह के लिए फायदेमंद। हाँ, अक्सर ऐसा होता है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए लेखक नैतिकता की एक बहुत व्यापक परिभाषा देते हैं। क्या है वो परिभाषा? वो कहते हैं, नैतिक प्रणालियां मूल्यों, सद्गुणों, मानदंडों, प्रथाओं, पहचानों, संस्थानों, तकनीकों और विकसित मनोवैज्ञानिक तंत्रों का एक जाल है जो स्वार्थ को दबाने या नियंत्रित करने और सहकारी समाजों को संभव बनाने के लिए मिलकर काम करते हैं। वाह, ये तो काफी विस्तृत है। ये नहीं बता रही कि क्या सही है, बल्कि ये बता रही है कि नैतिकता काम कैसे करती है। बिल्कुल, ये एक वर्णनात्मक डिस्क्रिप्टिव परिभाषा है, निर्देशात्मक नहीं। ये मानती है कि दुनिया में अलग अलग नैतिक समुदाय हो सकते हैं और सब अपने तरीके से सहयोग बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ये हमें होमो डुप्लेक्स के तौर पर देखती है, इंसान जो व्यक्तिगत स्तर पर भी जीता है और सामूहिक स्तर पर भी। ये सब समझने के बाद राजनीति की तरफ मुड़ते हैं। ये जो अलग अलग राजनीतिक विचारधाराएं हैं, उदारवादी, रूढ़िवादी, मुक्तिवादी, ये क्यों अपनाते हैं लोग? क्या ये सिर्फ माहौल की बात है कि कौन कहाँ पैदा हुआ? किताब कहती है नहीं, ये सिर्फ माहौल की बात नहीं है। इसमें हमारी बायोलॉजी, हमारी आनुवंशिकी, जेनेटिक्स का भी रोल है। जेनेटिक्स का मतलब राजनीति हमारे खून में है? सीधे तौर पर नहीं, कोई उदारवादी जीन या रूढ़िवादी जीन नहीं होता, लेकिन जुड़वा बच्चों पर हुई स्टडीज दिखाती हैं कि राजनीतिक झुकाव कुछ हद तक आनुवंशिक है, हेरिटेबल है। कैसे? जीन हमारे दिमाग की बनावट और हमारे स्वभाव, टेम्परामेंट को प्रभावित करते हैं। जैसे कोई नई चीजों को लेकर कितना खुला है, ओपननेस टू एक्सपीरियंस, या कोई खतरों के प्रति कितना संवेदनशील है। थ्रेट सेंसिटिविटी। हाँ। अच्छा, तो जो लोग खतरों से ज्यादा डरते हैं वो शायद रूढ़िवादी विचारधारा की तरफ ज्यादा आकर्षित हों, क्योंकि रूढ़िवाद स्थिरता, सुरक्षा और परंपरा पर जोर देता है,
और जो लोग नए अनुभवों के लिए ज्यादा खुले होते हैं वो शायद उदारवादी विचारधारा की तरफ झुकें, जो बदलाव, विविधता और सुधार की बात करती है। तो ये जन्मजात प्रवृत्तियां हैं। हाँ, ये जन्मजात प्रवृत्तियां हमें अलग अलग रास्तों पर ले जाती हैं। हम अलग अलग अनुभव चुनते हैं, अलग माहौल में ढलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक एडेप्टेशंस, और फिर हम अपनी जिंदगी की एक कहानी गढ़ते हैं, लाइफ नैरेटिव, जो हमारी विचारधारा से मेल खाती है। जैसे उदारवादी शायद प्रगति की कहानी से जुड़ते हैं और रूढ़िवादी किसी और कहानी से। बिल्कुल। तो ये सिर्फ माहौल नहीं, बल्कि स्वभाव, अनुभव और कहानी का मिश्रण है। अब अगर हम अलग-अलग राजनीतिक खेमों को उनकी नैतिक नींव के हिसाब से देखें तो क्या तस्वीर बनती है? उदारवादी मैट्रिक्स कैसा है? उदारवादी मैट्रिक्स मुख्य रूप से 3 नींवों पर जोर देता है। केयर, दूसरों का दुख दर्द समझना, कमजोरों की मदद करना, लिबर्टी, उत्पीड़न जुल्म से आज़ादी, और फेयरनेस, बराबरी, सामाजिक न्याय। उनके लिए सरकार का काम अक्सर व्यक्तियों को बचाना, बड़ी कंपनियों को नियंत्रित करना और अन्याय से लड़ना होता है। इनकी ताकत क्या है? इनकी ताकत है कमजोरों के प्रति गहरी सहानुभूति और अन्याय को पहचानने की क्षमता। पर कभी-कभी ये जरूरत से ज्यादा हस्तक्षेप या परंपराओं के महत्व को कम आंकने की तरफ जा सकते हैं। ठीक है। और मुक्तिवादी मैट्रिक्स, ये लोग तो बिल्कुल अलग लगते हैं। हाँ, मुक्तिवादी मैट्रिक्स सबसे ज्यादा जोर देता है लिबर्टी पर, लेकिन यहाँ मतलब है जोर जबरदस्ती से आजादी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, सरकारी हस्तक्षेप का विरोध। फेयरनेस, आनुपातिकता के रूप में कि सरकार बस नियमों का पालन करवाए, नतीजों की चिंता ना करे, भी महत्वपूर्ण है। और बाकी नींव, लॉयल्टी, अथॉरिटी, सैंक्टिटी, उन्हें ये ज्यादा महत्व नहीं देते, बल्कि अक्सर शक की निगाह से देखते हैं। इनकी ताकत है बाजार की शक्ति, स्पॉन्टेनियस ऑर्डर, और व्यक्तिगत आज़ादी के महत्व को समझना। कमजोरी ये हो सकती है कि ये कभी-कभी समाज के ताने बाने या कमजोरों की जरूरतों को नजरअंदाज कर सकते हैं। और रूढ़िवादी मैट्रिक्स? रूढ़िवादी मैट्रिक्स सबसे अनोखा है क्योंकि ये सभी 6 नियमों का इस्तेमाल करता है: केयर, फेयरनेस, लिबर्टी, लॉयल्टी, अथॉरिटी और सैंक्टिटी। ये संस्थाओं, परंपराओं, वफादारी, अधिकार और पवित्रता को महत्व देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ये समाज को जोड़े रखने के लिए जरूरी है। आपने नैतिक पूंजी, मॉरल कैपिटल की बात की थी। ये क्या है और रूढ़िवादी इसे कैसे देखते हैं? नैतिक पूंजी किसी समुदाय के वो अलिखित नियम, साझा विश्वास, आदतें और संस्थाएं हैं जो लोगों के बीच भरोसा और सहयोग संभव बनाते हैं, जैसे ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठा, आपसी सम्मान। रूढ़िवादी अक्सर मानते हैं कि लॉयल्टी, अथॉरिटी और सैंक्टिटी जैसी नींव इस पूंजी को बनाने और बनाए रखने में मदद करती हैं। वो बदलाव से इसलिए हिचकते हैं क्योंकि उन्हें डर होता है कि इससे ये कीमती पूंजी नष्ट ना हो जाए। क्या इसका कोई सबूत है, जैसे विविधता और सामाजिक पूंजी पर पुटनम का शोध? हाँ, रॉबर्ट पुटनम ने पाया था कि अमेरिका में बहुत ज्यादा नस्लीय और जातीय विविधता वाले इलाकों में कम से कम अल्पावधि में सामाजिक पूंजी कम हो जाती है। लोग अजनबियों पर कम भरोसा करते हैं और अपने खोल में सिकुड़ जाते हैं, जिसे उन्होंने हंकर डाउन कहा। ये एक जटिल मुद्दा है, पर यह दिखाता है कि साझा पहचान और मूल्य सहयोग के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो रूढ़िवादियों की ताकत यह है कि वो सामाजिक व्यवस्था और नैतिक पूंजी के महत्व को समझते हैं। हाँ, उनकी कमजोरी ये हो सकती है कि वो कभी-कभी जरूरी बदलाव का विरोध करते हैं या फिर केयर और उत्पीड़न वाले मुद्दों पर कम ध्यान देते हैं। ये समझना कि तीनों खेमे अलग-अलग नैतिक नजरिए से दुनिया देख रहे हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इससे शायद थोड़ी सहानुभूति बढ़े। उम्मीद तो यही है। पर आजकल राजनीति में सहानुभूति कम और कड़वाहट ज्यादा दिखती है। अपनी साइड को देवदूत और दूसरी साइड को शैतान समझना। किताब इसे मैनिकेइज्म कहती है। हाँ, ये दुनिया को सिर्फ अच्छाई और बुराई की जंग के तौर पर देखना है। इसमें कोई बीच का रास्ता नहीं होता, कोई समझौता नहीं हो सकता। हर मुद्दा एक पवित्र युद्ध बन जाता है। और इसका हल सिर्फ ये कहने से नहीं होगा कि चलो तमीज से बात करते हैं। लेखक का मानना है कि नहीं, क्योंकि समस्या सिर्फ शब्दों में नहीं, हमारे अंतर्ज्ञान में है, हमारे हाथ ही में है। हमें सिर्फ लोगों को बदलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बल्कि उस माहौल को बदलना होगा जिसमें वो राजनीति करते हैं। माहौल बदलना कैसे? शायद चुनावी प्रक्रिया बदलकर,
जिलों का सीमांकन बदलकर, राजनीतिक फंडिंग के नियम बदलकर या ऐसा माहौल बनाकर जहां विरोधी दलों के नेता आपस में मिले जुले रिश्ते बनाएं ताकि उनका एक दूसरे के प्रति अंतर्ज्ञान बदले। हाथी को शांत करना होगा। ये तो बहुत बड़े बदलावों की बात है। हाँ, आसान नहीं है पर शायद जरूरी है। तो इस पूरी चर्चा को समेटें। हमने देखा कि नैतिकता सिर्फ नुकसान और निष्पक्षता का मामला नहीं है, बल्कि कहीं ज्यादा गहरी और जटिल है। ये ज्यादातर हमारे सहज ज्ञान और भावनाओं हाथी से चलती है। तर्क सवार बाद में आता है। जी, और इसकी कम से कम 6 अलग-अलग नींव स्वाद हैं: केयर, फेयरनेस, लिबर्टी, लॉयल्टी, अथॉरिटी और सैंक्टिटी, जिन पर अलग-अलग लोग और संस्कृतियां अलग-अलग जोर देती हैं। और ये नैतिकता हमें समूहों में जोड़ती है। हम 10% मधुमक्खी हैं, लेकिन साथ ही दूसरे समूहों के प्रति अंधा भी बना सकती है। बिल्कुल। और राजनीतिक मतभेद अक्सर मूर्खता या बुरे इरादों का नतीजा नहीं, बल्कि अलग-अलग नैतिक दुनियाओं के टकराव का नतीजा है, जिनकी जड़ें हमारी बायोलॉजी और मनोविज्ञान तक जाती हैं। हम इंसान दोहरे हैं, होमो ड्यूप्लेक्स, स्वार्थी भी और समूहवादी भी। इस दोहरेपन को समझना, स्वीकार करना शायद पहला कदम है। हाँ, और इसी समझ से शायद थोड़ी विनम्रता है। बिल्कुल। तो अंत में किताब हमें किस विचार के साथ छोड़ती है? एक बहुत ही गहरा विचार जो यशाया बर्लिन से प्रेरित है। बर्लिन ने कहा था कि दुनिया में जीने का कोई एक सही या सर्वोत्तम तरीका नहीं है, बल्कि कई अलग-अलग मानवीय मूल्य हैं जो सब अपनी जगह महत्वपूर्ण और समझने योग्य हैं, पर वो हमेशा एक साथ नहीं चल सकते, उनमें टकराव होता है। तो सवाल यह है, क्या हम अलग-अलग नैतिक दृष्टिकोणों को उदारवादी, रूढ़िवादी, मुक्तिवादी सिर्फ सही या गलत के चश्मे से देखने के बजाय उनकी उत्पत्ति, उनके काम करने के तरीके और उनके द्वारा बनाई जा रही अलग-अलग तरह की नैतिक पूंजी को समझ सकते हैं? क्या हम ये स्वीकार कर सकते हैं कि जो हमसे असहमत हैं, उनके पास भी कहने के लिए कुछ महत्वपूर्ण हो सकता है? क्या हम उनके नजरिए की वैधता को कम से कम आंशिक रूप से स्वीकार कर सकते हैं, भले ही हम उसे पूरी तरह अपनाएं नहीं? क्या हम मतभेदों के साथ जीना सीख सकते हैं, थोड़ी ज्यादा समझदारी और रचनात्मकता के साथ? ये वाकई सोचने वाली बात है कि क्या हम अपनी नैतिकता के दायरे से बाहर झांक सकते हैं? हाँ, शायद यही सबसे बड़ी चुनौती है। ओके, तो उम्मीद है आपको हमारी आज की किताब पर यह गहरी चर्चा पसंद आई होगी। ऐसी ही और किताबों पर बातचीत के लिए हमारे चैनल किताब वाइब्स को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।